हेलो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज की क्लास में। हम राजनीति विज्ञान का खंड जो ब था उसके तहत जो पहली इकाई थी उसमें अपने संविधान की विशेषता और प्रस्तावना और मौलिक अधिकार के चैप्टर को क्लियर कर लिया था। तो संविधान की प्रस्तावना और जो विशेषता है वो तो अपने अभी सिलेबस में है, और जो मौलिक अधिकार है उस टॉपिक को बोर्ड को द्वारा हटा दिया गया था। तो उसके बाद जो तीसरा जो अध्याय है भारतीय संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व, तो राजनीति विज्ञान क्लास 12 जो खंड ब है उसका जो पहली इकाई उसका तीसरा पार्ट भारतीय संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व, उस टॉपिक पर आज अपन चर्चा करेंगे। और उसके तहत दो क्लासों में इस पार्ट को पूरा करेंगे। आज की क्लास में अपन देखेंगे कि संघीय या संघात्मक व्यवस्था होती क्या है और संघात्मक व्यवस्था के कौन कौन सी विशेषता है, उसके आधारभूत तत्व कौन कौन से, उस पर चर्चा करेंगे। और जो कल की क्लास होगी उस कल की क्लास में संघवाद की नवीनतम प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तो दोनों क्लास में आज की क्लास का ये जो टॉपिक है पार्ट तो तीसरा है, इसमें पहला टॉपिक संघात्मक व्यवस्था का अर्थ, इसको देखेंगे। और उसके बाद में इसकी विशेषताओं यानी अर्थ और विशेषताओं पर यह क्लास रहेगी। अर्थ और विशेषताएँ यानी जो आधारभूत तत्व कौन कौन से हैं भारत के संदर्भ में देखेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये संघात्मक व्यवस्था होती क्यों है, क्योंकि संघीय व्यवस्था पर देखते हैं तो किसी भी व्यवस्था को समझना है तो उससे पहले उसके अर्थ को समझना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं आखिर ये संघात्मक व्यवस्था होती क्या है। क्लास 11वीं में अपन ने पढ़ा था अलग अलग प्रकार की शासन व्यवस्थाओं को। आपको याद होगा कि भाई ये संघात्मक शासन व्यवस्था, एकात्मक शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, इन 4 प्रकार की शासन व्यवस्थाओं पर अपने पिछली क्लास में अध्ययन किया था। तो उसमें ये होता है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच जो संबंध है उसके आधार पर शासन व्यवस्था 2 टाइप की होती है, जिसको कहते हैं संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। और शक्तियों के केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के आधार पर जो शासन व्यवस्था होती है वो होती है एक संघात्मक शासन व्यवस्था और दूसरी एकात्मक। यानी इसका जो आधार है यानी शक्तियों का केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के आधार पर शासन व्यवस्था होती है वो 2 टाइप की होती है। ठीक है, एक होती है संघात्मक शासन व्यवस्था और दूसरी होती है एकात्मक शासन व्यवस्था। देखो यहाँ मैं देखता हूँ, यहाँ रफली मैं लिख देता हूँ कि शक्ति है, शक्तियों का केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण, इनके आधार पर जो शासन व्यवस्था होती है वो 2 टाइप की होती है। एक होती है एकात्मक शासन और दूसरा होता है संघात्मक। और अपने आज की जो क्लास है संघात्मक शासन व्यवस्था भारत के संदर्भ में, तो एकात्मक शासन में शक्तियों का जो होता है वो केंद्रीकरण होता है, सत्ता जो होती है केंद्र के पास में होती है, जो इकाइयाँ होती है वो केंद्र पर निर्भर रहती है, और जो इकाइयाँ हैं या जो राज्य है वो केंद्र से शक्तियाँ प्राप्त करती है। कहने का मतलब एकात्मक शासन व्यवस्था वो अपने आज का टॉपिक नहीं है। जो संघात्मक शासन व्यवस्था है इस पर अपन देखेंगे। ये जो संघात्मक शासन व्यवस्था होती है इसको अपन समझते हैं। तो ये रफ कार्य आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इसको अपन देखते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था होती क्या है। तो देखो मेन शब्द है संघवाद। संघवाद, ये जो संघवाद है अर्थ को देख रहे हैं, ये संघवाद है, इसको कहते हैं फेडरलिज्म। संघात्मक शासन मूल जो शब्द है वो है संघवाद, या अपन यदि संघ कहेंगे फेडरल सिस्टम जो भी है, तो ये संघवाद शब्द है, इसको अंग्रेजी में कहेंगे फेडरलिज्म। ठीक है। दूसरी चीज, ये जो फेडरलिज्म शब्द है ये फेडरलिज्म शब्द लैटिन भाषा के फोइडेस शब्द से बना है, और जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ है संधि या समझौता, जिसका अर्थ है संधि या समझौता। ये तो हो गया इसका शाब्दिक अर्थ। यानी संघवाद जिसको फेडरलिज्म कहते हैं, ये जो शब्द अंग्रेजी का है वो लैटिन भाषा के फोइडेस शब्द से बना है और जिसका अर्थ होता है संधि या समझौता।
पहली चीज क्लियर, एक तो बात ये। दूसरी बात इसमें ये देखनी है, ये जो संघ है, संघ का निर्माण है वो संधि या समझौते के द्वारा होता है, संधि या समझौते के द्वारा। तो ये संघ का जो निर्माण है, संघ का निर्माण दो प्रकार से होता है। ये जो संघात्मक व्यवस्था है या जो संघ बनता है किसी संधि या समझौते के माध्यम से, तो इसमें ये दो टाइप से बनता है। एक तो स्वतंत्र इकाइयों के द्वारा, स्वतंत्र इकाइयों के द्वारा मिलकर, एक दूसरा विस्तृत जो भौगोलिक विस्तृत भौगोलिक कोई क्षेत्र है या जो राज्य है को प्रशासनिक कुशलता के लिए अलग अलग इकाइयों में बांटना, अलग अलग इकाइयों में बांटना। ये देखो, तो संघात्मक जो व्यवस्था है, संघ का निर्माण है वो संधि या समझौते के द्वारा हो रहा है। अब संघ का जो निर्माण है, ये संघात्मक व्यवस्था का निर्माण दो टाइप से होता है। एक टाइप तो ये है कि जो स्वतंत्र इकाइयाँ या मतलब स्वतंत्र जो राज्य है, वो स्वतंत्र संप्रभु राज्य मिलकर के एक सामान्य सरकार का निर्माण करते हैं। इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये देखो कि ये एक राज्य है, ये राज्य है, ये राज्य है, ये मतलब बहुत सारे राज्य है, संप्रभु राज्य है, ठीक है। ये जो संप्रभु राज्य है, कहने का मतलब ऐसे मान सकते हो जैसे एक भारत है, ये अपने आप में एक संप्रभु राज्य है। अब इसी के समान में जैसे अलग अलग और जो संप्रभु राज्य है, उन सब ने मिलकर के एक क्या किया, शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण कर दिया। अब यहाँ देखो, ये जो संघ, ये स्वतंत्र राज्य, ये स्वतंत्र राज्य, इन छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों ने मिलकर के एक संधि या समझौते के द्वारा एक सशक्त राज्य का निर्माण किया, सशक्त राज्य का निर्माण किया। तो ये हो गया संघात्मक व्यवस्था। ये पहले टाइप का संघ है, ये जो पहले टाइप का संघ है, हो गया क्लियर। अब जो दूसरे प्रकार की ये जो संघीय व्यवस्था है, वो ये जो व्यवस्था है ये अमेरिका में, कहाँ पे है, अमेरिका में। अब देखो दूसरा जो संघ है, ये दूसरे टाइप का जो संघ है, इसको ऐसे कह सकते हैं, जैसे माना कि ये एक बड़ा क्षेत्र है, इस क्षेत्र को यहाँ पर ये एक ही है, जैसे मतलब भारत है, भारत भौगोलिक दृष्टि से काफी विस्तृत है। अब इस राज्य को, ये इसका क्षेत्रफल काफी विस्तार है और ये एक ही राज्य है, लेकिन इसमें शासन प्रशासन व्यवस्था को या कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए इसको अलग अलग इकाइयों में बांट दिया जाता है। तो ये जो शासन व्यवस्था हुई, ये दूसरे टाइप की शासन व्यवस्था हुई, ठीक है। जैसे इसको अपन अलग अलग राज्यों में बांट दिया है, ये हो गया। तो ये जो है ये भारत की व्यवस्था है, भारत की व्यवस्था। तो यहाँ दो चीजें देखी कि संघवाद या संघात्मक व्यवस्था में, संघवाद जो शब्द है वो फेडरलिज्म अंग्रेजी में कहते हैं, वो फेडरलिज्म शब्द है वो लैटिन भाषा के फोइडस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है संधि या समझौता। यानी संधि और समझौते के माध्यम से संघ का निर्माण होता है। दूसरी चीज, ये जो संघीय व्यवस्था है या संघ का निर्माण होता है वो दो प्रकार से होता है। कितने टाइप से होता है, दो प्रकार से। पहले प्रकार का जो संघ है उसका निर्माण होते है स्वतंत्र इकाइयां, यानी अलग संप्रभु राज्य, छोटे छोटे संप्रभु राज्य है वो मिलकर के एक संघ का निर्माण करते हैं। जैसे ये मैं बताया, ये अलग अलग पहले छोटे छोटे देश थे या छोटे छोटे राज्य, इन्होंने मिलकर के एक संघ का निर्माण कर दिया, और इसका जो आदर्श उदाहरण है वो अमेरिका है। अब दूसरे प्रकार का जो संघ है उसमें राज्य तो एक ही होता है, लेकिन उसका भौगोलिक क्षेत्रफल बहुत विस्तार होता है, और उसमें उसको उसके ऊपर शासन व्यवस्था करने के लिए, उसको प्रशासनिक दृष्टिकोण से सही कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए उसी भौगोलिक क्षेत्र को अलग अलग इकाइयों में बांट दिया जाता है। तो पहले में तो अलग अलग इकाइयाँ थी, उनको मिलाकर के एक बनाया गया, लेकिन यहाँ जो एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र था उसको अलग अलग इकाइयों में बांट दिया गया। ये जो संघीय व्यवस्था है, इस संघीय व्यवस्था में ये संघ की जो इकाइयां हैं वो संघ की इकाइयां संघ से अलग हो सकती है, क्योंकि वो पहले स्वतंत्र थी
और उन्होंने मिलकर के एक समझौता किया, ठीक है। लेकिन ये दूसरे टाइप का जो संघ है, इस दूसरे प्रकार के संघीय व्यवस्था में या दूसरे प्रकार का जो संघ है उसमें संघ की इकाइयों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं। जैसे भारत राज्य है, इसको अलग अलग अपने इकाइयों में बांट दिया, ठीक है, अलग अलग राज्यों में बांट दिया। अब यहाँ भारतीय जो संघीय व्यवस्था है, उस भारतीय संघीय व्यवस्था में इकाइयाँ हैं या जो इसको अपन राज्य कहते हैं, वो राज्य है, उनको संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि संविधान का जो अनुच्छेद 1 था, आर्टिकल 1, वो ये करेगा भारत एक राज्यों का संघ है, ठीक है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ इंडिया, इंडिया जो कि भारत है एक राज्यों का संघ होगा, ठीक है ना। यूनियन शब्द का प्रयोग किया है, यूनियन, तो भारत एक राज्यों का संघ है और इस राज्यों को भारतीय संघीय व्यवस्था से अलग होने का कोई अधिकार नहीं होती। तो ये होगी। अब देखो इस संघीय व्यवस्था में एक और क्या होता है, संघीय व्यवस्था में क्या होता है, एक जो भी सरकार है वो सामान्य सरकार होती है जिसको कहेंगे केंद्रीय सरकार, और दूसरी होती है राज्यों की सरकार। तो संघीय व्यवस्था या जो संघात्मक व्यवस्था होती है उसमें विशेष तौर से जो शक्तियां हैं वो संविधान से प्राप्त होती है। एक लिखित संविधान होता है, केंद्र सरकार भी उस संविधान से अपने अधिकार लेती है, राज्य सरकारें भी अपने अधिकार लेती है। राज्य अपने आंतरिक मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। सामान्य जो राष्ट्रीय महत्व के जो मुद्दे होते हैं उन मुद्दों को काम या उन मुद्दों पर जो काम करती है वो केंद्रीय सरकार करती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि संघात्मक व्यवस्था होती क्या है। संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत कौन कौन सी मुख्य तौर पर बातें होती है। संघात्मक व्यवस्था का शाब्दिक अर्थ अपने पड़ता संधि या समझौता, जिसमें स्वतंत्र इकाइयां मिलकर के एक राज्य का निर्माण करते हैं और वो लिखित समझौता होता है, उसका एक लिखित संविधान होता है। स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, ठीक है। शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजन होता है, ठीक है। जैसे ये जो व्यवस्था है, एक तो हो गया उसमें लिखित संविधान होता है, लिखित संविधान होता है संघात्मक व्यवस्था में। दूसरी चीज ये होती है स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है, शक्तियों का विभाजन होते हैं। और संघात्मक व्यवस्था में 2 स्तर की सरकार होती है। कितने स्तर की? 2 स्तर की सरकार। एक सरकार होती है वो केंद्र की होती है और जो दूसरी सरकार होती है वो इकाइयों की सरकार। या भारत में इकाई का मतलब हो गया राज्य, इकाइयों की सरकार, ठीक है। तो संघात्मक व्यवस्था में 2 स्तर की सरकार होगी, एक केंद्रीय सरकार और दूसरी इकाइयों की सरकार। दोनों जो सरकारें हैं, दोनों सरकारें वो शक्तियां वो किससे प्राप्त करती है, वो संविधान से शक्तियां प्राप्त करती है। दोनों सरकारें होती है वो अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होती है। ये बात होगी संघात्मक। तो मोटे मोटे तौर पर अपने ये पढ़ा कि संघात्मक व्यवस्था होती क्या है, ठीक है। तो इसको आप समझ लो और इसका मैं PDF आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। तो संघात्मक व्यवस्था ये होगी। अब इसको अपन देखते हैं भारत के संदर्भ में संघात्मक व्यवस्था का क्या अर्थ है। तो इसको देखते हैं भारत के संदर्भ में संघात्मक व्यवस्था का अर्थ। तो मेरे ख्याल से ये संघात्मक व्यवस्था का क्या है इसको आपने समझ लिया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं विशेषताएं या प्रमुख तत्व। तो अब देखते हैं भारतीय संघात्मक व्यवस्था के तत्व या भारतीय संघात्मक व्यवस्था की जो विशेषताएं। अब आपको पहले यदि संघात्मक व्यवस्था जो है, संघात्मक व्यवस्था का अर्थ आपने सामान्य तौर पर देख लिया, ठीक है। अब अपन ये देखते हैं कि ये जो भारतीय संघात्मक व्यवस्था के जो प्रमुख तत्व है, एलिमेंट्स या जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी है। तो संघात्मक व्यवस्था में प्रमुख रूप से सामान्य तौर पर भारत के संदर्भ में नहीं देखे तो संघात्मक व्यवस्था में प्रमुख रूप से 3 विशेषता या 3 तत्व मुख्य तौर पर पाया जाता है। एक तो सर्वोच्च और लिखित संविधान होता है,
दूसरा स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होती है, और तीसरी जो चीज़ है वो शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है। तो ये जो तीनों विशेषता है, इसको कहते हैं प्रमुख जो विशेषता है, ये तो भारतीय संघात्मक व्यवस्था में भी है, लेकिन कुछ ऐसी व्यवस्थाएं, संघात्मक व्यवस्था की जो विशेषताएं वो भारतीय संघीय व्यवस्था में नहीं है, उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। तो पहली चीज़ है भारतीय संघीय व्यवस्था के प्रमुख तत्व या विशेषता। तो पहली चीज़ ये है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में एक तो सीधी सी बात है, सर्वोच्च व लिखित संविधान है, सर्वोच्च व लिखित संविधान, लिखित संविधान, ये पहली बात। इन भारत की संघीय व्यवस्था को यदि देखेंगे तो एक लिखित संविधान है और वो संविधान सर्वोच्च है। केंद्र सरकार को भी शक्तियां संविधान के द्वारा प्राप्त हो रही है, राज्य सरकार को भी शक्तियां संविधान के द्वारा होती है। दोनों जो भी सरकार हैं वो अपने अपने मामले में स्वतंत्र है, क्योंकि केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली बनाएंगे वो अलग बात है, लेकिन भारतीय जो संघीय व्यवस्था में है वो संविधान ही सर्वोच्च है। केंद्र सरकार हो या फिर राज्य की सरकार हो, तो सभी सरकारों को जो शक्तियाँ मिल रही है, जो अधिकार मिल रहे हैं, जो दायित्व मिल रहे हैं, वो सब संविधान के द्वारा प्राप्त होता है, संविधान के ऊपर कोई नहीं है। ठीक है, तो ये पहली चीज़ होगी, लिखित और सर्वोच्च संविधान है। दूसरी जो भारतीय संघीय व्यवस्था या संघात्मक व्यवस्था में जो विशेषता है वो ये है स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका, निष्पक्ष न्यायपालिका। यहाँ स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, क्योंकि संघात्मक व्यवस्था में संघ और राज्यों के मध्य किसी भी प्रकार का विवाद होता है, किसी भी मामले के संबंध में विवाद होता है, शक्तियों के संबंध में विवाद होता है, तो उसका निष्पक्ष निपटारा करने के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का होना आवश्यक है। और भारतीय जो संघीय व्यवस्था है, उस भारतीय संघीय व्यवस्था में भी स्वतंत्र और एक निष्पक्ष न्यायपालिका, एकीकृत न्यायपालिका है। और ये न्यायपालिका है वो न्याय के बारे में या विवादों के बारे में निष्पक्ष रूप से निर्णय करने में पूर्ण रूप से सक्षम है, इस पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। ये न्यायपालिका है वो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। तो ये होगी स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। तीसरी जो विशेष बात है वो है शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। संघात्मक व्यवस्था के अर्थ में अपने देखा था कि संघात्मक जो व्यवस्था होती है उस संघात्मक व्यवस्था में शक्तियों का स्पष्ट रूप से बंटन रहता है। केंद्र के पास में कौन कौन सी शक्तियाँ रहेगी, राज्य के पास में कौन कौन सी शक्तियाँ रहेगी, इनका संविधान में पहले से ही उल्लेख होता है। और इस संघीय व्यवस्था को यदि भारतीय संदर्भ में देखें तो भारत के संविधान में भी संविधान केंद्र को कौन सी शक्तियाँ देता है, राज्य को कौन सी देता है, अपशिष्ट शक्तियाँ किसको देता है, इसके बारे में स्पष्ट रूप से संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची, इस 7वीं अनुसूची में शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजन किया गया है। ये ध्यान रखिए, जीके का भी सवाल हो सके शक्तियों का विभाजन कौन सी अनुसूची में किया गया, तो 7वीं अनुसूची में। और यदि आर्टिकल देखेंगे तो 246 इसमें शक्तियों के बारे में बताया गया है। तो एक तो ये हो गया संवैधानिक प्रावधान, भारतीय संविधान में शक्तियों का विभाजन है। अब ये 3 स्तरों पर है, इसके लिए अलग सूचियाँ बनाई गई है। एक है संघ सूची, संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची, तीसरी है समवर्ती सूची, ये देखो संघ सूची में वो विषय जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है। संघ सूची के अंतर्गत कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसको है, केंद्र को। क्या कर सकती है, इसके संबंध में संघ सूची के अंदर जो भी विषय बनाए गए हैं, ये यहाँ से हटा देता हूँ, ये आर्टिकल 246 यानी AR, कानून बनाने की जो शक्ति है वो किसके पास में है, केंद्र के पास में। राज्य सूची के जो भी विषय है, इन राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है वो संविधान किसको दे रहा है, राज्यों को दे रहा है। और समवर्ती सूची के विषय, इन समवर्ती सूची के विषयों में कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है, ये ध्यान रखना है। देखो अपन तीसरी विशेषता पर संघीय व्यवस्था पर देख रहे थे। भारतीय संघीय व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन किया गया, 7वीं अनुसूची में किया गया और आर्टिकल 246।
इसमें शक्तियों का विभाजन किया गया संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को दिया गया है। संघ सूची के अंतर्गत जो जो विषय डाले गए हैं उन पर कानून सिर्फ और सिर्फ केंद्र बना सकती है। राज्य सूची में वो विषय डाले गए हैं जो स्थानीय महत्व के हैं और स्थानीय महत्व के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को दिया गया है। क्लियर चीज़ है। लेकिन कुछ मामलों में विशेष परिस्थितियों में इन राज्य सूची के विषयों पर भी कानून संसद या संघ बना सकता है। और संवर्ती सूची एक ऐसी है जो उस पर कानून बनाने की जो शक्ति है वो केंद्र और राज्य दोनों को दिया गया है। कुछ ऐसे विषय जिस पर कानून है वो केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। ठीक है। और केंद्र और राज्य के बनाए गए समवर्ती सूची के किसी भी विषय पर यदि केंद्र भी कानून बना रहा है और राज्य भी कानून बना रहा है तो उस कंडीशन में यदि दोनों के मध्य किसी भी प्रकार का कोई मतभेद हो जाता है तो उस कंडीशन में केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून है वो मान्य होगा। ठीक है। तो ये जो चीज़ है संघ सूची के बारे में, जैसे माना कि राष्ट्रीय महत्व के समय जो भी मामले हैं, ठीक है, रेलवे का मामला है, वित्त का जो मामला है, तो ये संघ सूची के अंतर्गत आएंगे। राज्य सूची के अंतर्गत राज्य स्तरीय महत्व के मामले आएंगे। समवर्ती सूची के सिर्फ दोनों टाइप के जो मतलब मामले हैं वो इनके अंतर्गत आएंगे। अब इन तीनों को छोड़ करके यदि कोई ऐसा जिसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है तो उनके लिए कहा गया है अपशिष्ट शक्तियां। अपशिष्ट शक्तियां। और ये अपशिष्ट शक्तियां किसको दी गई है? केंद्र को दी गई है। यानी जिसका संविधान में स्पष्ट रूप से विभाजन नहीं किया गया है और ऐसा कोई अलग विषय उभर करके आ जाता है तो उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको रहेगा? केंद्र को, जिसको कहते हैं अपशिष्ट शक्तियां। तो ये भी जीके का प्रश्न बोल सकता है, अपशिष्ट शक्तियां किसमें नीत रहती है? तो केंद्र सरकार। या अपशिष्ट विषयों पर कौन कानून बना सकता है? तो केंद्र बना सकता है। अब जो संविधान था, मूल रूप से जो संविधान था, ऐसा भी सवाल आता है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में कितने विषय आते हैं? तो संघ सूची में मूल रूप से, ये जो है मूल रूप से बात रहा है, मूल रूप से संघ सूची के विषय 97 थे, राज्य सूची के विषय थे 66 और समवर्ती सूची के विषय थे वो 47। और यदि वर्तमान में देखें 100, 61 और 52। वर्तमान में संघ सूची के विषय 100, राज्य सूची के विषय 61 और समवर्ती सूची के विषय 52। कहने का मतलब ऐसा आ सकता है, विशेष तौर से आपको मूल रूप से ऐसे ज़्यादा सवाल आता है कि संघ सूची में मूल रूप से 97 विषय शक्तियाँ थी वो केंद्र को दी गई थी। राज्य सूची में मूल रूप से कितने विषय थे? तो 66 और समवर्ती सूची में मूल रूप से 47। वर्तमान में देखेंगे तो राज्य संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52 विषय। तो ये था शक्तियों का विभाजन। भारतीय संघीय व्यवस्था को यदि देखें या विश्व स्तर पर, तो किसी भी व्यवस्था में यदि संघीय व्यवस्था में देखें ये तीनों विशेषता तो मुख्य यानी मेन विशेषता है, ये हर संघीय व्यवस्था में होती है। लिखित और निर्मित संविधान होता है, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होती है और शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजन होता है। अब आगे और देखते हैं मोटे मोटे तौर पर भारतीय जो संघीय व्यवस्था है। तो चूंकि भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से संघात्मक व्यवस्था नहीं है, इस भारतीय संघात्मक व्यवस्था में एकात्मक व्यवस्था के भी गुण हैं। इसलिए भारत की जो ये संघीय व्यवस्था है, इस संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्वों को देखते हुए केसी वैयर ने भारतीय संघीय व्यवस्था को अर्ध संघ कहा है। तो ये जो भारतीय संघीय व्यवस्था है, इन मेन विशेषताओं के बाद में यदि और देखें ना, जैसे माना कि संघात्मक व्यवस्था में दोहरी नागरिकता होती है, लेकिन भारतीय संघीय व्यवस्था में दोहरी नागरिकता नहीं है। इन संघीय व्यवस्था में यदि 4 नंबर बात यदि करें नागरिकता के संबंध में, तो सामान्य तौर पर यदि मोटे तौर पर ये संघीय व्यवस्था के दृष्टिकोण से देखें तो संघीय व्यवस्था में 2 टाइप की नागरिकता होती है। एक केंद्र की अलग से नागरिकता रहती है और जिस राज्य में वो रह रहा है उसकी, मतलब केंद्र और राज्य की अलग अलग नागरिकता। यदि भारत के संदर्भ में यदि देखें ऐसा है नहीं, जैसे माना कि भारत में पूर्ण संघात्मक व्यवस्था होती तो भारत की अपन को अलग से नागरिकता मिलती और राजस्थान की अपन को अलग से नागरिकता मिलती। लेकिन भारत में ये संघीय व्यवस्था की इस बात को नहीं ग्रहण किया गया। इस भारत की जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है, यानी भारत की नागरिकता ही आपको मिलेगी, राज्य की अलग से नागरिकता नहीं मिलेगी। तो सामान्य तौर पर जो संघीय व्यवस्था होती है, इस संघीय व्यवस्था में कैसी नागरिकता होती है? दोहरी। एक तो संघ की अलग से और राज्य की
अलग से। लेकिन जो भारत में है, भारत में जो नागरिकता है वो कैसी है? एकल नागरिकता, एकल नागरिकता। तो ये ध्यान रखना है। तो संघीय व्यवस्था के संदर्भ में नागरिकता को भी आपने देख लिया। एक और जो बात है, राज्यों की संघीय व्यवस्था है। संघात्मक व्यवस्था में राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्यसभा का प्रावधान किया गया है। यानी केंद्रीय जो विधान परिषद, विधानमंडल है, केंद्रीय विधायिका में राज्यों का प्रतिनिधित्व के लिए राज्यसभा, तो भारतीय संघात्मक व्यवस्था में केंद्र स्तर पर, क्योंकि जो संसद है या केंद्रीय जो विधायिका है उसके जो सदन है, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। लोकसभा जो है वो जनता का प्रतिनिधित्व करता है। क्योंकि यहाँ पर एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, संघात्मक शासन व्यवस्था है, इसलिए संघात्मक शासन व्यवस्था में राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई सदन होना आवश्यक है। और भारतीय संघीय व्यवस्था में, संविधान में, राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्यसभा का गठन किया गया है। तो ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। किसका करता है? राज्यों का प्रतिनिधित्व। लेकिन यहाँ जो ये प्रतिनिधित्व है ये असमान है। कैसा है? असमान प्रतिनिधित्व है। अमेरिका में यदि संघीय व्यवस्था को देखेंगे तो अमेरिका की संघीय व्यवस्था में जो केंद्रीय विधायिका है, उस केंद्रीय विधायिका का जो द्वितीय सदन है, उस द्वितीय सदन में जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, तो प्रत्येक राज्य से 2 सदस्य चुन करके जाएंगे। जैसे 50 राज्य है तो प्रत्येक राज्य से 2, तो 50 × 2 हो गए। तो ये जो सदस्य है, इन प्रत्येक राज्य से 2 सदस्य जाएंगे, तो ये समान प्रतिनिधित्व है। लेकिन भारतीय जो संघीय व्यवस्था में ये समान प्रतिनिधित्व नहीं है। यहाँ राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व तो करता है, लेकिन यहाँ राज्यसभा के सदस्य अलग अलग राज्यों से अलग अलग जाते हैं। अमेरिका के समान नहीं है कि प्रत्येक राज्य से 2 जाएंगे, या जनसंख्या के अनुपात में व्यवस्था की गई। फिर भी मतलब राज्य संघीय व्यवस्था को अपने दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की व्यवस्था की है। तो ये जो व्यवस्था होगी। एक और यदि अपन भारतीय संघीय व्यवस्था के संदर्भ में देखें तो भारत की जो संघीय व्यवस्था है प्योर संघीय व्यवस्था नहीं है। इस संघीय व्यवस्था में एकात्मकता का ज़्यादा प्रभुत्व है। ठीक है, एकात्मक व्यवस्था, एकात्मकता का प्रभुत्व। एकात्मकता का प्रभुत्व कैसे? भारतीय जो संघीय व्यवस्था है वो एकात्मकता की ओर झुकी हुई है। इसलिए मैंने कहा था केसी वैयर ने इसको अर्धसंघ कहा है। क्या कहा है? अर्धसंघ कहा है। एकात्मकता की ज्यादा प्रभुत्व के दृष्टिकोण से यदि देखें तो यहाँ देखो, वैसे संघीय व्यवस्था में क्या होना चाहिए? संघीय व्यवस्था में दोहरी नागरिकता होनी चाहिए, लेकिन भारतीय संघीय व्यवस्था में दोहरी नागरिकता नहीं है। दोहरी की जगह कैसी है? एकल नागरिकता है। ठीक है, संघीय जो व्यवस्था होती है, संघीय व्यवस्था में संघ के लिए और राज्यों के लिए अलग अलग से संविधान होते हैं, लेकिन भारत की जो संघीय व्यवस्था है उसमें संघ और राज्य के लिए एक ही संविधान। कहने का मतलब ये हुआ कि पूर्ण रूप से संघीय व्यवस्था नहीं है। जैसे ये 3 प्रमुख विशेषता, ये तो प्योर रूप से संघीय व्यवस्था की है, लेकिन अन्य जो विशेषताएं जैसे दोहरी नागरिकता की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं है। ठीक है, एकीकृत न्यायपालिका है तो वो व्यवस्था है। ठीक है, संघ और राज्यों के लिए अलग अलग संविधान होने चाहिए, लेकिन वो नहीं है। संघ और राज्यों के लिए एक ही प्रकार का संविधान है। तो इस प्रकार की यदि व्यवस्था है, या फिर जो शक्तियों का जो विभाजन किया गया है, ये शक्तियों का विभाजन है, इसमें केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली बनाया, केंद्र की ओर झुका हुआ संघवाद है। क्योंकि संघ सूची है तो इस पर तो केंद्र ही राज्य कानून बनाता ही है। इसके साथ साथ में ये राज्य सूची के विषय है, इस पर भी केंद्र कानून बना सकता है। ठीक है, इन विषयों पर यदि देखें, दोनों में यदि मतभेद होता है तो केंद्र ज्यादा हावी होता है। अवशिष्ट शक्तियां भी केंद्र को ज्यादा दी गई। कहने का मतलब हुआ कि शक्तियों का जो विभाजन किया गया है वो पूर्ण रूप से संघात्मक व्यवस्था को दृष्टिकोण करके नहीं रखा गया, यहाँ केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया है। तो जो भारतीय संघीय व्यवस्था है उस संघीय व्यवस्था में एकात्मकता का ज़्यादा प्रभुत्व है। और इस भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक व्यवस्था के कौन कौन से गुण हैं
इस पर चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। तो आज की जो क्लास थी उसमें आपने ये समझा कि संघात्मक व्यवस्था होती क्या है, पहला सवाल। दूसरा, भारतीय संघात्मक व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है, उसके प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। संघात्मक व्यवस्था किसे कहते हैं, यदि ये आए तो आपको ये लिखना है कि संघात्मक व्यवस्था जो मूल शब्द है वो संघवाद है, और संघवाद है वो अंग्रेजी में उसको फेडरलिज्म कहते हैं। और ये जो फेडरलिज्म शब्द है लैटिन भाषा के फेडरस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है संधि या समझौता। संघीय व्यवस्था या संघ का निर्माण दो प्रकार से होता है। एक स्वतंत्र इकाइयाँ मिलकर के संघ का निर्माण करता है, जो अमेरिका में व्यवस्था है। दूसरा, बड़े भौगोलिक क्षेत्र को अलग अलग इकाइयों में बांट देना, ये जो व्यवस्था है ये भारत में। पहले प्रकार का जो संघ है उसमें संघ की इकाइयाँ संघ से अलग हो सकती है, लेकिन दूसरे प्रकार का जो संघ भारत है उसमें संघ की इकाइयों को संघ से अलग होने की कोई अधिकार नहीं दिया गया है। संघात्मक व्यवस्था में दो प्रकार की सरकारें होती है। दोनों प्रकार की जो सरकार होती है वो अपनी शक्तियाँ वो संविधान से ग्रहण करती है। दोनों प्रकार की स्वतंत्र सरकारें हैं वो अपने अपने कार्य क्षेत्र में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है। तो ये तो हो गया संघात्मक व्यवस्था। फिर विशेषता में भारतीय संघ की व्यवस्था में सर्वोच्च और लिखित संविधान है, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजन किया गया है, ये प्रमुख विशेषता थी। और ये जो कुछ गौण विशेषताएं थी, गौण विशेषताएं यानी ये पूर्ण रूप से संघीय व्यवस्था की विशेषताएं नहीं है, ठीक है। ये प्रमुख विशेषताएं, इसको ऐसे कह सकते हैं प्रमुख विशेषताएं और गौण विशेषताएं। तो ये तीन प्रमुख विशेषताएं। और दूसरी नागरिकता के संबंध में, तो ये भारत में एकल नागरिकता है, लेकिन सामान्य तौर पर संघीय व्यवस्था में दोहरी नागरिकता होती है। केंद्रीय विधानमंडल में राज्यों का प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई है, लेकिन यहाँ जो प्रतिनिधित्व अमेरिका के समान नहीं है, और एकात्मकता की ओर झुका हुआ संघवाद है। अगली क्लास में ये पार्ट अपना पूरा हो जाएगा, जिसमें अपन पढ़ेंगे भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक व्यवस्था के कौन कौन से तत्व मौजूद है, यानी एकात्मकता के कौन कौन से लक्षण हैं। और दूसरा अपन ये पढ़ेंगे भारतीय संघीय व्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में एकात्मकता के लक्षण और भारतीय संघवाद की प्रमुख प्रवृत्तियों के साथ में।